हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा बिहार स्पेशल का सेशन चल रहा है और बिहार स्पेशल के सेशन में अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार के इतिहास को। तो चलिए, बिहार के इतिहास के बारे में हमने कुछ टॉपिक अपलोड किए हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो सबसे पहले मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग उसे देखें। तो आज हम लोग बिहार के इतिहास से जुड़े कुछ जो आगे का जो पॉइंट है इसको देखने वाले हैं। जैसे आज हम लोग देखेंगे बज्जी संघ। बज्जी संघ है क्या, आपको बताए थे दोस्तों कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे और उन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बज्जी, अंग और एक मगध, 3 ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो बिहार में ही स्थित था। तो बज्जी संघ भी वही है। बज्जी संघ क्या है दोस्तों, सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य। 600 ईस्वी पूर्व में बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य हुआ करता था। इसका उल्लेख, बज्जी संघ का उल्लेख कौन से साहित्यों में मिलता है, तो जैन धर्म का साहित्य और बौद्ध धर्म के साहित्य, यानी जैन और बौद्ध धर्म के साहित्यों में बज्जी संघ का उल्लेख किया गया है। बज्जी संघ का विस्तारित रूप को अगर हम देखें तो ये गंगा के उत्तर में नेपाल के तराई तक विस्तृत है। कहां तक, गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत है बज्जी संघ। बज्जी संघ में कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य था और चूंकि ये 8 सदस्यों वाली एक संघ था इसीलिए इसका नाम अष्टकुल भी दिया था। अष्ट मतलब होता 8, कुल का मतलब होता वंश, यानी 8 वंशों वाले संघ को अष्टकुल के नाम से जाना जाता है। तो बज्जी संघ को अष्टकुल भी कहा जाता था क्योंकि इसमें सदस्यों की जो संख्या होती थी वो 8 होती थी। अब ये 8 सदस्य कौन कौन है इसका नाम भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जाने कि 8 सदस्यों में से सबसे जो महत्वपूर्ण सदस्य था वो कौन कौन था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सदस्य था वो बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्री एवं विदेह। लिच्छवी के बारे में आपको बता चुके हैं कि लिच्छवी जो लोग था वो वैशाली में महात्मा बुद्ध के लिए क्या किया था, महावन में कट्टागार साल का निर्माण करवाया था और वहीं से महाबुद्ध यानी गौतम बुद्ध क्या किया करते थे, वहां से बैठकर उपदेश दिया करते थे। और ये कौन बनवाया था कट्टागार साल, लिच्छवियों ने ही बनाया था। एवं विदेह की बात करी तो विदेह एक राजवंश था जिसकी स्थापना सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के नाम पे विदेह राजवंश का स्थापना किया गया था। तो इन सारे पॉइंटों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो बज्जी संघ है इसका 8 सदस्यों का नाम क्या क्या है और कहां कहां पे था। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका 8 सदस्यों के नाम को भी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बज्जी संघ का जो 8 सदस्य था वो कौन कौन था। तो बज्जी संघ का सबसे 8 सदस्य जो था उसका नाम था पहला बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्री। ये 3 जो सदस्य था ये काफी महत्वपूर्ण था और एक विदेह। ये 4 जो संघ था, यानी ये जो 4 जो सदस्य था बज्जी संघ का, ये काफी शक्तिशाली था और ये चारों कहाँ था, बिहार में ही था। कहाँ, बिहार में। उसके बाद उग्र है जो हत्थीग्राम में, भोगनगर में, कुरु हस्तिनापुर में और इक्ष्वाकु, आपको पता है इक्ष्वाकु भूमि कहाँ, अयोध्या में है। ठीक है, तो ये 8 सदस्य था बज्जी संघ का जिसको अष्टकुल के नाम से जाना जाता था। इन 8 सदस्यों को किस नाम से जाना जाता था, अष्टकुल सदस्यों के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज आप लोग नोट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट बनाकर, और इन पॉइंट बनाकर जब आप नोट करेंगे तो उसको माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप पॉइंट बनाकर नोट करोगे तो आपका माइंड में 100% सेट हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप सिर्फ उसके बारे में थ्योरी पार्ट लिखकर नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और उसको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और वो उतने अच्छे तरीके से माइंड में व्यवस्थित नहीं हो पाता है। इसीलिए आप क्या करें कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं।
ये नहीं कि लाइन बाई लाइन टोटल लिख कर पॉइंट वाइज पॉइंट को ले, बस पॉइंट को कॉपी में नोट करें और उस पॉइंट के बारे में जो थ्योरी पार्ट है उसको माइंड में सेट करने की कोशिश करें। इतना लिखेंगे तो हमारा कॉपी भी खत्म हो जाएगा। और कॉपी का छोड़िए, टाइम का भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं। ठीक है, तो ये बज्जी संघ के 8 सदस्यों का नाम हो गया। अब बज्जी संघ के बारे में कुछ नोट की बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख किया गया है और बज्जी संघ जो है वो वैशाली में ही था। ठीक है, रामायण, महाभारत और पुराणों में वैशाली का उल्लेख मिलता है। लिच्छवियों के लिए राज शब्दोपजीवी, लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का उपयोग किया था कौन? कौटिल्य ने। यानी कौटिल्य ने लिच्छवियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द था राज शब्दोपजीवी। इस शब्द का उपयोग किया था कौटिल्य ने, किसके लिए? लिच्छवियों के लिए। ठीक है, ये जाने। उसके बाद बज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। बज्जी संघ जो था उसको हराकर क्या किया कि मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य में कौन मिलाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो मगध साम्राज्य का नरेश होगा, नरेश का मतलब होता है राजा, वही मिलाएगा। तो मगध साम्राज्य का जो नरेश था वो अजात शत्रु था, यानी मगध साम्राज्य का जो राजा था वो अजात शत्रु था। उसने क्या किया कि बज्जी संघ को हराकर और अपने राज्यों में सम्मिलित कर लिया। तो यही से खत्म हो जाता है बज्जी संघ का इतिहास। आगे का जो चीज है, हमने बताया था कि बज्जी संघ, अंग और मगध ये 3 सबसे शक्तिशाली क्या था? संघ था। 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो कि बिहार में स्थित था। तो बज्जी संघ को तो हमने देख लिया, अब देखेंगे अंग को, उसके बाद मगध को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अंग जो राजवंश था, यानी अंग जो संघ था, अंग एक संघ था, इसके बारे में जानते हैं कि अंग संघ की स्थापना कैसे कैसे हुआ और इसका क्या इतिहास रहा। आपको बताए थे कि 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो था वो बिहार में स्थित था, वो था बज्जी संघ, अंग और मगध। तो बज्जी संघ को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं अंग को। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अंग का सबसे पहले उल्लेख कौन से वेदों में किया गया? तो अर्थवेद में अंग संघ का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। इसका स्थापना अंग नामक राजकुमार ने किया था। अंग संघ का स्थापना किसने किया था? अंग नामक एक राजकुमार था, यानी राजा था, इसने अंग संघ का स्थापना किया। इसकी स्थिति यानी अंग कहाँ स्थित है? तो अंग है जो मगध और राजमहल, मगध और राजमहल जो वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, मगध और राजमहल जो वर्तमान में झारखंड में है की पहाड़ियों के बीच में स्थित था। ये अंग महासंघ कहाँ था? तो मगध और राजमहल जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, उसके पहाड़ियों के बीच में स्थित था अंग जो संघ था वो। इसकी जो शुरुआती राजधानी, अंग का जो प्रथम राजधानी था, यानी आरंभिक यानी शुरुआती दौर में अंग संघ का राजधानी कहाँ था? तो मालिनी था। कहाँ था? मालिनी। मालिनी के बारे में क्या हुआ कि आगे की चीजें के बारे में ये बताया गया है कि बाद में मालिनी को क्या किया गया? चंपा या चंपावती के नाम दे दिया गया। यानी मालिनी जो राज था, इसको मालिनी एक अंग संघ की राजधानी थी, इसको बाद में चल के मालिनी को नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम चेंज करके चंपा या चंपावती के नाम से उसे संबोधित किया गया। ह्वेनसांग आपको बताए थे कि चीनी व्यक्ति था, एक चीन का व्यक्ति था जो बिहार का यात्रा वृत्तांत किए थे। इसने क्या किया कि इस स्थान को चेनपो के नाम से संबोधित किया। तो क्वेश्चन आता है कि मालिनी से अंग संघ का राजधानी को हटाकर कहाँ किया गया? तो चंपा या चंपावती के नाम रख दिया गया और चंपा चंपावती को चेनपो के नाम से किसने संबोधित किया? तो हेनसांग कहाँ के रहने वाले थे? तो चाइना यानी चीन के रहने वाले थे, इसीलिए इसने चेनपो नाम दिया ये चंपा या चंपावती को। ठीक है, तो ये तो हो गया बज्जी संघ के बारे में कुछ पॉइंट।
अब इसका कुछ नोट की बातें को देखते हैं। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश जो है इसका संस्थापक कौन है, तो ये बिंबिसार था। कौन? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसके द्वारा क्या किया गया कि अंग को अपने राज्य मगध में मिला लिया गया और इस प्रकार पूरे बिहार का एकीकृत स्वरूप प्रदान हुआ, यानी बिहार का एकीकरण हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि अंग संघ को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो मगध साम्राज्य का जो नरेश था, यानी जो बिंबिसार था मगध साम्राज्य का, उसने मिला लिया। तो वही बोल रहा था कि हर्यक वंश के संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया कि इसे पराजित कर दिया, किसको? मगध में। ये अंग को अपने राज्य में मगध में मिला लिया और जिससे बिहार का एक एकीकरण स्वरूप प्रदान हो गया। सेकेंड नोट की बात ये है कि अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे। यानी अंग जो महाजनपद थे उसमें बिहार के कौन कौन से जिले आता था? तो अभी जो वर्तमान में जो भागलपुर है या मुंगेर है, ये अंग महाजनपद में ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये रहा अंग महाजनपद के बारे में कुछ विशेष जानकारी, जो कि काफी एग्जाम पॉइंट के नजरिए से अगर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जैसे जैसे पॉइंट देकर हम लिखते हैं उसी तरीके से आपको भी लिखना, और ये जो नोट की बातें हैं कुछ उसको भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तभी जाकर आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो एक बार फिर से हमने क्या बताया कि अंगराज का सबसे पहले उल्लेख कौन से धर्मों में किया गया? अर्थवेद में। कौन से वेदों में? अर्थवेद में। इसका संस्थापक एक राजकुमार, अंग राजकुमार नामक था, जिसने किया। इसकी स्थिति मगध और राजमहल जो वर्तमान में झारखंड में इसकी पहाड़ियों के बीच में स्थित था। उसके बाद हमने बताया कि शुरुआती दौर में मगध की जो राजधानी थी वो मालिनी थी। बाद में मालिनी को नाम चेंज करके चंपा या चंपावती के नाम रख दिया गया। उसके बाद ये चंपावती या चंपा को ह्वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री थे, इसने क्या किया कि चंपा को चेनपो के नाम से संबोधित कर दिया। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट। नोट की बातें में हमने ये बताए थे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने क्या किया कि ये अंग राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार बिहार का एकीकरण हो गया। उसके बाद सेकेंड नोट की बात बताए थे कि अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के, यानी अभी का जो स्थिति है बिहार का, अभी के बिहार का जो जिला है भागलपुर और मुंगेर, ये पहले अंग महाजनपद में ही आया करता था। तो ये चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब एक हमारा महाजनपद बचा बिहार का, जो 3 महाजनपद था, जो काफी शक्तिशाली था। बज्जी और अंग को तो हमने देख लिया, अब देखेंगे मगध जो महाजनपद था उसके बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2 सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बिहार में स्थित था, कौन कौन? बज्जी संघ और अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मगध जो एक महाजनपद था उसके बारे में, कि आखिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ। तो मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख की बात करें कि कौन से वेदों में किया गया, तो मगध साम्राज्य का भी उल्लेख अर्थवेद में भी बर्थवेद में ही किया गया है। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे अंग साम्राज्य, अंग महाजनपद, तो अंग महाजनपद का भी उल्लेख ये अर्थवेद में ही किया गया था। उसके बाद वैदिक साहित्यों में मगध के लोगों के लिए, यानी वैदिक साहित्यों में यह चर्चा किया गया है कि मगध में जो निवास करने वाले जो लोग थे उसका लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, व्राति शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, और ये बात कौन से साहित्यों में लिखा गया था? वैदिक साहित्यों में यह साफ साफ लिखा गया है कि मगध में निवास करने वाले लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस शब्द का नाम है व्राति, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पतित। इसका उपयोग किया जाता था। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मगध के बारे में कुछ और चीजें जो नोट की पॉइंट से देखेंगे, तो आप लोग भी नोट देकर ही लिखेंगे। क्या नोट की बातें हैं कि मगध राज का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। मगध राज का सबसे पहले तो उल्लेख मिलता है अर्थवेद में, उसके साथ ही साथ मगध राज का उल्लेख यानी मगध के बारे में चर्चा महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के अनुसार अगर देखें तो गंगा के दक्षिणी भाग में मगध तथा उत्तरी भाग में विदेह राज स्थित था। अगर हम महाभारत की बातों को माने तो गंगा का जो दक्षिणी भाग था उसके गंगा के दक्षिणी इलाके को मगध कहा जाता था और उत्तरी इलाकों को विदेह राज
कहा जाता था। ठीक है, अगर हम इसकी सीमा की बात करें, मगध की सीमा की बात करें, तो मगध का सीमा पूर्व में चंपा से जुड़ती थी और पश्चिम में सोन नदी से, जबकि उत्तर में गंगा नदी से और दक्षिण में विंध्य पर्वत से जुड़ती थी। तो मगध का सीमा कौन कौन से है इसको जानते हैं कि मगध की सीमा पूरब में चंपा से जुड़ती थी, जिसको चंपावती, बाद में हेमसांग ने उसको चैनपुर के नाम से संबोधित किया। तो पूरब में चंपा से जुड़ती थी और पश्चिम में सोन नदी से और उत्तर में गंगा नदी से और दक्षिण में विंध्य पर्वत से जुड़ती थी। तो ये है कुछ मगध साम्राज्य के बारे में नोट की बातें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और आगे की चीजों को देखते हैं। जैसे मगध की राजधानी राजगीर थी और राजगीर को राजगिरी भी कहा जाता था और इसे गिरी ब्रज के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो गया मगध साम्राज्य का और अंग साम्राज्य का और जो बज्जी संघ था उन सारे महाजनपद के बारे में विशेष जानकारी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो वीडियो आएगा उसके बारे में उस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश कैसे कैसे आए और कौन कौन वंश ने क्या क्या चीजों का स्थापना किया। इन सारे हिस्टोरिकल पार्ट को कल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो से आपको फायदा होता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर जो बच्चे हैं उन्हें भी ये बात बताएं कि इस चैनल पे बिहार स्पेशल का क्लास प्रतिदिन चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और काफी टॉपिक क्लियर करवाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, खूब जमकर पढ़ाई करें। थैंक यू।